मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म और स्क्वायर वेवफॉर्म के बारे में, जो लास्ट क्लास में बच रहा था, और चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। देखिए बच्चों, रेक्टेंगल वेवफॉर्म बेसिकली इस्तेमाल होता है आपका चॉपर वगैरह, जो डीसी टू डीसी कन्वर्टर होते हैं, उनमें ये वेवफॉर्म देखने में आता है। तो इसमें होता क्या है, रेक्टेंगल मतलब आयताकार, आयताकार होता है बच्चों। आयताकार वेवफॉर्म जो रिपीट होता है एक टाइम पीरियड के बाद, उसको रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म कहते हैं। अब ये दिखता कैसा है, देखिए बच्चों, इस वेवफॉर्म को देखिए। इसमें वाई एक्सेस में वोल्टेज V डिनोट करते हैं, एक्स एक्सेस में T करते हैं, और इसमें देखिए कुछ समय के लिए ये वेवफॉर्म में वोल्टेज आएगा, जिसको A मान लेते हैं, A नॉट मान लेते हैं, और कुछ समय के लिए ऑफ रहेगा। कुछ समय के लिए वोल्टेज आएगा, कुछ समय के लिए ऑफ रहेगा, कुछ समय के लिए आएगा, कुछ समय के लिए ऑफ रहेगा। तो एक टाइम, जितने टाइम के लिए ऑन है उसको T1 मान लेते हैं, जितने टाइम के लिए ऑफ है उसको T2 मान लेते हैं। तो टोटल साइकिल का टाइम पीरियड कितना हो गया, T ऑन प्लस T ऑफ इज इक्वल टू टोटल साइकिल का टाइम पीरियड। तो कितना हो गया, T कैपिटल T मान लेते हैं उसको, टाइम पीरियड इज इक्वल टू T1 प्लस T2 हो गया। ठीक है बच्चों, इसमें कुछ टर्म हैं जो आपको देखने में बहुत ज़्यादा आएंगे आगे। एक है ड्यूटी साइकिल। ड्यूटी साइकिल क्या है, कितने परसेंट ऑफ टाइम के लिए आपका ये वोल्टेज आउटपुट में आ रहा है, इससे ड्यूटी साइकिल से पता चलता है। किस टर्म से, ड्यूटी साइकिल से। ड्यूटी साइकिल क्या होता है, टी ऑन डिवाइड बाय टोटल टाइम। ठीक है बच्चों, टी ऑन डिवाइड बाय टोटल टाइम। ठीक है, ठीक है। तो इस केस में कितना हो गया, टी ऑन क्या है, T1 के बराबर है, टोटल टाइम क्या है, T1 प्लस T2 के बराबर है, या फिर T1 डिवाइड बाय कैपिटल T। ठीक है, तो अब आपको पल्स विड्थ भी कहते हैं बच्चों, जो एक और देखें, पल्स विड्थ भी बोलते हैं। जितने समय के लिए ऑन कंडीशन में है उस टाइम को पल्स विड्थ भी बोलते हैं। टी ऑन को पल्स विड्थ PW भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, टाइम पीरियड हो गया। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था, 1 अपॉन टाइम पीरियड इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, 1 अपॉन टाइम पीरियड इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है पता चल गया। अब बच्चों, अगर देखिए, अब ये आ गया एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू देखिए कैसे निकालेंगे, V एवरेज। अब चूंकि ये स्क्वायर वेव है, इसलिए बच्चों इसका एवरेज और RMS बराबर रहेगा। ठीक है, स्क्वायर वेव का एवरेज RMS बराबर है, क्योंकि रूट करेंगे, स्क्वायर करेंगे, फिर मिल लेंगे, सेम आएगा। ठीक है बच्चों, तो इसका एवरेज वैल्यू क्या हो गया, मान लीजिए कितने टाइम के लिए, टी एरिया अंडर द कर्व डिवाइड बाय टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड आपका कैपिटल T हो गया, एरिया अंडर द कर्व इस यहाँ से यहाँ तक के बीच में कितना एरिया है बच्चों, यह आपका आ गया टोटल T माइनस T2 या T ऑफ मान लेंगे, इनटू A एम्पलीट्यूड है अगर इसका, इनटू A। ठीक है बच्चों, ये आ गया आपका टोटल टाइम पीरियड, टोटल एवरेज वैल्यू। ठीक है बच्चों, T माइनस T2 को या फिर अपन T ऑन डिवाइड बाय T भी लिख देंगे, T ऑन डिवाइड बाय T इंटू A, या फिर अल्फा। T ऑन डिवाइड बाय T क्या होता है बच्चों, ड्यूटी साइकिल, अल्फा, अल्फा इंटू A। ठीक है बच्चों, अल्फा इंटू A हो गया इसकी एवरेज वैल्यू। ठीक है बच्चों, अब RMS वैल्यू क्या हो गया, RMS वैल्यू रूट मीन स्क्वायर, अंडर रूट करेंगे मीन के लिए T1 प्लस T2, इसका स्क्वायर कर देंगे एरिया का स्क्वायर, फंक्शन का स्क्वायर।
तो एरिया का स्क्वायर कर देंगे, सिंपली आ गया T1 इंटू वी का होल स्क्वायर करेंगे तो फिर सेम आ गया। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ड्यूटी साइकिल हो गया, एवरेज वैल्यू हो गई, पल्स विड्थ हो गई, ऑफ साइकिल हो गया। आप चलते हैं, देखिए रेक्टेंगुलर के वेव फॉर्म बता दिया। अब आपको स्क्वायर वेव फॉर्म क्या होगा। स्क्वायर वेव फॉर्म मतलब जितने टाइम के लिए वो ऑन रहे उतने ही टाइम के लिए वो ऑफ रहे, वो है आपका स्क्वायर वेव फॉर्म। जितने टाइम के लिए ऑन रहे उतने टाइम के लिए ऑफ रहे, मतलब कि ड्यूटी साइकिल उसका 0.5 हो, जिसका ड्यूटी साइकिल 0. जिस रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म का ड्यूटी साइकिल 0.5 होगा वो आपका स्क्वायर वेव होगी। ठीक है बच्चों, अब चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 क्या है, ओवरव्यू ऑफ बेसिक एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स जब भी अपन पढ़ते हैं तो आपको सबसे पहले दिमाग में आता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्योंकि ये बेसिक कंपोनेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक कंपोनेंट है सेमीकंडक्टर। क्योंकि सेमीकंडक्टर से ही सारी चीज़ें, जितनी भी चिप्स आप देखते हैं, चिपे देखते हैं, माइक्रो प्रोसेसर देखते हैं, माइक्रो कंट्रोलर देखते हैं, यहाँ तक कि रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस भी आजकल सेमीकंडक्टर की मदद से डिज़ाइन किए जा रहे हैं। आईसी जितनी देखते हैं सब सेमीकंडक्टर चिप में डिज़ाइन की जाती हैं। ठीक है बच्चों, तो अच्छा सेमीकंडक्टर होते क्या हैं। जो सेमीकंडक्टर वह मटेरियल होता है जिसकी कंडक्टिविटी मतलब विद्युत की चालकता आपकी अर्धचालक चालक और अचालक के बीच में होती है। चालक और अचालक के बीच में होती है। अचालक और चालक के बीच में जिसकी कंडक्टिविटी होती है वो है आपका अर्धचालक। अर्धचालक मतलब सेमीकंडक्टर। ठीक है बच्चों, ठीक है, एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अर्धचालक वे पदार्थ हैं जिनकी प्रतिरोधकता, बच्चों प्रतिरोधकता इसमें बताया गया है, या आप कंडक्टिविटी कर लीजिए। कंडक्टिविटी मतलब आपका प्रतिरोधकता का उल्टा हो गया, 1/R हो गया, 1/R कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी। ठीक है, जिनकी प्रतिरोधकता सामान्य चालक और सामान्य विद्युत रोधी मतलब कि इंसुलेटर हो गया, अचालक पदार्थों के बीच में होती है, वो आपका अर्धचालक कहलाते हैं, जिसका मान 10⁻, ये रेंज आपकी नॉर्मल इंफॉर्मेशन के लिए दी हुई है, 10⁻⁻6 ओम मीटर रेजिस्टिविटी, ओम मीटर इंटू 10⁸ ओम मीटर। ये बहुत कम वैल्यू है बच्चों, रेजिस्टिविटी ये बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो रेजिस्टिविटी इसके बीच में रहती है। जो बहुत कम वैल्यू है वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की है, आगे पढ़ेंगे बच्चों। और जो बहुत ज़्यादा रेजिस्टिविटी की वैल्यू है वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की है, मतलब कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब शुद्ध अर्धचालक की है। ठीक है बच्चों, ये सामान्यतः आवर्त सारणी के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ग के अंतर्गत आते हैं। आपने बच्चों ये देखा होगा, पीरियोडिक टेबल जिसमें कि सारे आपके मेटल्स, नॉन मेटल्स, कंडक्टर, इंसुलेटर सारे मटेरियल उसमें टेबल फॉर्म में दिए हुए हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, आगे नियॉन, उसके बाद सोडियम, पोटेशियम, ये जो कॉलम रहते हैं उसको वर्ग बोलते हैं।
तो जो आपके सेमीकंडक्टर मटेरियल हैं वो आपके थर्ड, फोर्थ कॉलम और फिफ्थ कॉलम में पाए जाते हैं। फोर्थ कॉलम में कौन कौन से आते हैं? कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये आपका फोर्थ कॉलम में आते हैं। थर्ड कॉलम में एल्युमिनियम, बोरॉन, ये आपके थर्ड कॉलम में आते हैं। फिफ्थ कॉलम में कौन से आते हैं? फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सब आपके फिफ्थ कॉलम में आते हैं। तो बच्चों सेमीकंडक्टर जो रहेगा आपका थर्ड से लेके फिफ्थ कॉलम के बीच में जितने मटेरियल रहेंगे वो सब सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी रखते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो सेमीकंडक्टर की होती है। अब जो मुख्य कैरेक्टरिस्टिक है वो मेनली सारी इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं इसमें से। चलिए एक एक करके देखते हैं। इनका ताप प्रतिरोधक गुणांक, मतलब कि इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट। बच्चों आपने फार्मूला पढ़ा होगा एक, जब रेजिस्टेंस का 12th में RT इज इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा टी। ठीक है बच्चों, 1 प्लस अल्फा टी मतलब R0 अगर आपको पता है और उसका अगर आप टेम्परेचर कोफिशिएंट पता है उस रेजिस्टेंस का, तो आप किसी भी टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस पता कर लेंगे। R0 मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेजिस्टेंस उसका कितना है, एब्सोल्यूट 0 डिग्री सेंटीग्रेड में रेजिस्टेंस कितना है, R इंटू 1 प्लस अल्फा टी। तो जो ये अल्फा है, अल्फा को बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट। टेम्परेचर कोएफिशिएंट, टेम्परेचर कोएफिशिएंट इस अल्फा की वैल्यू बता रहा है ये कि ये निगेटिव होती है। निगेटिव होती है, इसका कहने का मतलब क्या है? देखिए 1 निगेटिव होती है मतलब कहने का है 1 प्लस अल्फा टी। अब इसमें आपकी ये वैल्यू निगेटिव है, अगर ये माइनस में है तो इसका 1 माइनस अल्फा टी हो जाएगा। ठीक है, आप टेम्परेचर को बढ़ाते जाइए तो ये कंबाइंड वैल्यू क्या होगी, ये कंबाइंड वैल्यू आपकी डिक्रीज करेगी, लेस देन 1 होगी। इसका मतलब टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ, टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टेंस की वैल्यू घटती है इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर। ये लाइन लिखने का ये मतलब है। ठीक है बच्चों, इसके टेम्परेचर कोएफिशिएंट निगेटिव होता है, इसका ताप प्रतिरोध गुणांक ऋणात्मक होता है, अर्थात इसके लिए डी रो बाई डी टी निगेटिव होता है। डी रो बाई डी टी मतलब बच्चों रजिस्टिविटी इसकी ओम मीटर में लेते हैं। ये हर एक पदार्थ की नियत रहती है, लंबाई पे डिपेंड नहीं करती है। पिछली क्लास में आपको बताया था R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ये वही रो है। तो रेजिस्टिविटी डिवाइड बाय टेम्परेचर, मतलब कि टेम्परेचर के साथ साथ जो इसकी रेजिस्टिविटी है वो घटती है बच्चों। ठीक है, घटती है। निगेटिव है मतलब स्लोप निगेटिव है, मतलब कि स्लोप निगेटिव है, मतलब कि देखिए डी रो बाय डी टी निगेटिव है, मतलब अगर इधर टेम्परेचर है इधर रो है तो ये जो आपकी स्लोप दिखा रहा है ये डी रो बाय डी टी दिखा रहा है, ये निगेटिव है, लेस देन 0 है, मतलब कि ये निगेटिव है, मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री है। ठीक है बच्चों, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री है, मतलब कि टेम्परेचर के साथ साथ बढ़ने के साथ साथ ये आपका टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ आपकी रेजिस्टिविटी घट रही है। टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं अपन, रेजिस्टिविटी घट रही है। ठीक है, कहने का मतलब ये है। इसमें थोड़ी सी अशुद्धि मिलाने पर इसके गुण बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। हाँ बच्चों, इसमें थोड़ी सी अशुद्धि मिलाने पर गुण प्रभावित होते हैं। इसका मतलब ये है कि देखिए नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, सामान्यतः इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन जो शुद्ध रहेगा, आपका आगे पढ़ेंगे अपन इंसेंट्रिक सेमीकंडक्टर, वो आपके सहसंयोजक बंध बना के रखते हैं बगल वाले एटम के साथ में। तो सहसंयोजक बंध क्योंकि बहुत ब्रेक करने में बहुत
इसको एनर्जी चाहिए, इसलिए नॉर्मल कंडीशन में एब्सोल्यूट जीरो में तो आपके इसमें लगभग जीरो फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज कैरियर जीरो रहते हैं, मतलब कि ये कंडक्ट नहीं करेगा। पर इसमें अगर अपन थोड़ी सी अशुद्धि मिला देंगे, पेंटावेलेंट अशुद्धि, पेंटावेलेंट अशुद्धि मतलब कि जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 5 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में है, या ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी, ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी मिला देंगे, मतलब जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 है, वो वाली इम्प्योरिटी अगर मिला देते हैं तो इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है ड्रास्टिकली, मतलब बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है कंडक्टिविटी। इसमें चालकता इलेक्ट्रॉन और होल्स के कारण होती है। ये द्विध्रुवीय होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स और होल्स आप समझ लेंगे। इलेक्ट्रॉन्स तो आपको पता होगा, कक्षा रहेगी, कक्षा नाभिक रहेगा, नाभिक में प्रोटॉन रहेगा, बाहर इलेक्ट्रॉन कक्षा में चक्कर लगाते रहेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, 2n², जहाँ n नंबर ऑफ कक्षा की संख्या है, n की वैल्यू पुट करेंगे, n = 1 रखेंगे 2, n = 2 रखेंगे 8, 18 so on। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या बोल रहा है, अब होल्स क्या होते हैं। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, अगर किसी भी कारण से ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन ब्रेक कर गया, साझा करके रखा है, ये ब्रेक कर गया, तो यहाँ पे क्या एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, मतलब खाली जगह हो जाएगी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ सकता है। तो क्या हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके इधर आ गया, इसकी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, ये एनर्जी इसको मिली, ये इधर आ गया, तो इधर होल क्रिएट हो गया। अब इस होल्स के कारण कंडक्टिविटी मटेरियल में हो जाती है, चार्ज का कैरियर हो जाता है। इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी मतलब क्या बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, इसकी वजह से कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। इसमें थोड़ी सी अशुद्धि मिलाने पर इसके गुण बहुत अधिक प्रभावित होते हैं, जैसा कि बता दिया गया है। इनमें चालकता इलेक्ट्रॉन और होल्स के कारण होती है। ये द्विध्रुवी होते हैं। द्विध्रुवी मतलब इलेक्ट्रॉन में आपका, इलेक्ट्रॉन में कैसा चार्ज रहेगा, निगेटिव, और जो होल्स रहेंगे H, उसमें क्या रहेगा, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मतलब इलेक्ट्रॉन को चाह रहा है। इलेक्ट्रॉन को कौन चाहता है, होल्स, होल्स जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है बच्चों, परस्पर इलेक्ट्रॉन को बांटने के कारण इनकी संरचना सहसंयोजी बंध में होती है। सहसंयोजी बंध संरचना के बारे में बच्चों आगे पढ़ेंगे, संरचना कैसे सहसंयोजी बंध बनाते हैं ये जब आपको, चलिए देखते हैं पहले। अब ये आपको देखने को मिलेगा जब अपन प्योर सेमीकंडक्टर, शुद्ध अर्धचालक पढ़ेंगे, तब आपको इसकी संरचना के बारे में बताया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, अर्धचालक में विद्युत धारा ओम के नियम का पालन नहीं करती है और वोल्टता की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ती है। अर्धचालक अरेखीय प्रतिरोधक की भांति व्यवहार करते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये तो आपको बता दिया गया था जब ओम्स लॉ पढ़ाया गया था कि लीनियर नेटवर्क में ही ओम्स लॉ फॉलो होगा, नॉन लीनियर में ओम्स लॉ फॉलो नहीं होगा। मतलब सेमीकंडक्टर में जो इसकी कंडक्टिविटी है वो लीनियर नहीं होगी। अगर आप I और V के बीच का कर्व देखेंगे तो लीनियर नहीं होगा, ये नॉन लीनियर होगा। ठीक है बच्चों, इसलिए कहते हैं ये डायोड का आपका बनाया गया है, डायोड का VI कैरेक्टरिस्टिक बनाई गई है, इसमें ये नॉन लीनियर होता है, नॉन लीनियर। ठीक है बच्चों, पालन नहीं करती है और वोल्टता की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ती है। अर्धचालक आरेखीय प्रतिरोधक की भांति व्यवहार करते हैं। ठीक है, नॉन लीनियर रेजिस्टेंस अगर लीनियर होता तो VI कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट रहती, वोल्टेज के साथ साथ करंट सीधे सीधे बढ़ता है। ये लीनियर होता है, ये नॉन लीनियर। ठीक है बच्चों, अर्धचालकों में सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ सिलिकॉन और जर्मेनियम
और जर्मेनियम है। ठीक है बच्चों, जिन्हें तात्विक अर्धचालक, मतलब ये इनकी प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी किन में पाई जाती है? सिलिकॉन और जर्मेनियम में। यहाँ आपको सिलिकॉन और जर्मेनियम का अलग अलग एटॉमिक स्ट्रक्चर बना के दिखाया हुआ है। अब सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन 14। सिलिकॉन में क्या होगा? सिलिकॉन में सिलिकॉन का एक नाभिक होगा। नाभिक के चारों ओर कक्षाएं होंगी, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होंगे। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? 14। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का? बेटा अब इसमें अपन सब शेल की बात नहीं कर रहे हैं। SPDF आप बोलेंगे SPDF के बारे में, वैसे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लिखा है, ये सब शेल है। ये सब शेल हम कक्षाओं की बात, शेल की बात कर रहे हैं। शेल में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा? 2n² में के मल्टीपल में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो अगर फर्स्ट शेल की बात करें 2n² n इक्वल टू 1 रख दीजिए 2। सेकेंड शेल की बात करें n इक्वल टू 2 रख दीजिए 8। थर्ड शेल में रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स 8, तो 10, 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे, वो आपकी आउटर मोस्ट शेल में आ जाएंगे। देखिए बच्चों, डिस्ट्रीब्यूशन सेम किया गया है। इलेक्ट्रॉन्स का 1, 2 एंड सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स दिखाए गए हैं। और जब अपन यहाँ पे सिलिकॉन का एटम दिखा रहे हैं तो अपन केवल आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को दिखा रहे हैं, मतलब कि आपका इतना पोर्शन अपन मार रहे हैं कि वो सिलिकॉन है और आउटर मोस्ट 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखा दिए गए हैं। ठीक है, अब जर्मेनियम की बात करते हैं। जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 32। तो इसमें भी सेम 2n² के मल्टीपल में आपको देखने को मिलेंगे इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन 2, 8, 18 एंड अगेन लास्ट ऑर्बिट में, लास्ट शेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया एटॉमिक स्ट्रक्चर आपके सिलिकॉन और जर्मेनियम का। ठीक है, अब देखते हैं शुद्ध अर्धचालक में अरेंजमेंट क्या रहता है, अरेंजमेंट कैसा रहता है एटम्स के बीच में। अब बच्चों ये लैटिस स्ट्रक्चर रहता है, इसका क्रिस्टल रहते हैं, सिलिकॉन के क्रिस्टल रहेंगे। सिलिकॉन नथिंग है, बालू को बोलते हैं सिलिकॉन। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर रहेंगे, तो इसके अंदर जो परमाणु रहेंगे, एटम रहेंगे, अणु रहेंगे। सिलिकॉन का एक अणु रहेगा, दूसरा रहेगा, ये एक फिक्स ज्योमेट्री में अरेंज होते हैं, ये आपको क्रिस्टल स्ट्रक्चर में पढ़ने के लिए आएगा। ठीक है बच्चों, फिक्स ज्योमेट्री में अरेंज होते हैं। और जो ये आपको कैसे बंधे रहते हैं एक दूसरे से ये बंधे रहते हैं सहसंयोजक बंध के द्वारा। सहसंयोजक बंध मतलब हर एक परमाणु अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने की प्रवृत्ति रखता है, इच्छा रखता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएं। ठीक है, इसके लिए बच्चों सिलिकॉन एटम क्या कहता है, अपने एडजेसेंट बगल वाले सिलिकॉन एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना देता है, सहसंयोजक बंध बना देता है। ठीक है बच्चों, देखिए जैसे ये सिलिकॉन एटम है, इसने अपने बगल वाले सिलिकॉन एटम से एक इलेक्ट्रॉन साझा किया, ऊपर वाले से एक साझा किया, एक इससे साझा किया, एक इससे साझा किया। तो इस तरह करके इसने अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिया, और इसी तरह ये बगल वाला भी इसके यही कर रहा है। तो ऐसे स्ट्रक्चर बन गया। अब देखेंगे जब सहसंयोजक बंध आ गए तो सारे इलेक्ट्रॉन्स आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब जो वैलेंस शेल में है, जो बंधे हुए हैं नाभिक के साथ, जो कि आपका कंडक्शन मतलब कि ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं ले जा सकते, या चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं ले जा सकते, क्योंकि वो फ्री नहीं है, वो बंधे हैं नाभिक के द्वारा। नाभिक की पोटेंशियल एनर्जी के द्वारा वो बंधे हुए हैं और चक्कर लगा रहे हैं नाभिक के, वो फ्री नहीं है। इसी कारण बच्चों जो शुद्ध
अर्धचालक रहते हैं उसमें कंडक्टिविटी बहुत कम रहती है, मतलब उनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा रहती है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं परिभाषाएं इसकी पढ़ लेते हैं शुद्ध अर्धचालक के बारे में थोड़ा। देखिए, अर्धचालक बेटा मेनली तो होते हैं दो प्रकार के, एक होता है शुद्ध अर्धचालक, एक होते हैं बाह्य। मेनली टू टाइप्स होते हैं, एक होता है शुद्ध अर्धचालक या अंतरस्थ अर्धचालक या बाह्य, दूसरा है बाह्य अर्धचालक मतलब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और एक्सट्रिंसिक फिर दो टाइप्स के होते हैं। एक्सट्रिंसिक डिपेंडिंग अपॉन इम्प्यूरिटी, अशुद्धता किस टाइप की आपने मिलाई है, आपने ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाई है या पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाई है, डिपेंडिंग अपॉन इम्प्योरिटी आपके ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी टू टाइप के होते हैं, एक एन टाइप का, एक पी टाइप का। तो सबसे पहले अपन शुद्ध अर्धचालक को पढ़ लेते हैं। जब अर्धचालक पदार्थ में अशुद्धि बिल्कुल नहीं मिली होती है तो उसे शुद्ध या अंतरस्थ अर्धचालक कहते हैं। अंतरस्थ अर्धचालक की चालकता परम शून्य तापमान -273 डिग्री सेंटीग्रेड। बच्चों ये परम शून्य तापमान केल्विन टेम्परेचर, केल्विन 0 डिग्री केल्विन पे, 0 डिग्री केल्विन कितना होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है बच्चों, इसीलिए इसको परम शून्य बोलते हैं, मतलब केल्विन 0 डिग्री केल्विन पर शून्य होती है। चालकता शून्य मतलब एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि परम शून्य तापक्रम पर अर्धचालक में सभी इलेक्ट्रॉन सहसंयोजी बंध द्वारा बंधे होते हैं और कोई भी आवेशवाहक संवहन के लिए स्वतंत्र नहीं होता है। मतलब कि कैरियर जो चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए, जो कि धारा के प्रवाह में सहायता करे, ऐसा कोई भी अपने पास इलेक्ट्रॉन या होल्स नहीं रहते हैं एट ये शुद्ध अर्धचालक में एट 0 डिग्री केल्विन। ठीक है बच्चों, अब बाह्य अर्धचालक पढ़ते हैं। अब बाह्य अर्धचालक में मेनली बच्चों ये होता है कि कुछ अपन इम्प्यूरिटी मिला देते हैं। जैसे कि जब आपको सेमीकंडक्टर पढ़ा रहे थे, एक पॉइंट था उसमें इम्प्यूरिटी मिलाने पे इसकी चालकता ड्रास्टिकली चेंज हो जाती है, मतलब बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है। तो शुद्ध या अंतरस्थ अर्धचालक की चालकता बहुत अधिक सीमित होने के कारण इसका व्यवहारिक रूप में उपयोग नगण्य है। मतलब बच्चों ये क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा कम होती है, इसलिए नॉर्मली जो शुद्ध अर्धचालक होते हैं वो अपने लिए किसी यूज के नहीं है। क्योंकि अपन को यूज कहाँ होगा, अपन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में सेमीकंडक्टर को यूज करेंगे, चिप्स बनाने में यूज करेंगे, और अलग अलग यूज तभी होगा, इसका इस्तेमाल तभी होगा जब अपन के किसी का मतलब कंडक्टिविटी बढ़े, जब वो चार्ज को कैरी करे, जब वो करंट का फ्लो करे, करंट को कंट्रोल करे, तभी अपने लिए वो लाभदायक है, अदरवाइज अपने लिए वो बेकार है। इसलिए अर्धचालक में कुछ अशुद्धियां मिलाते हैं। अर्धचालक में बाह्य अशुद्धियां मिलाने से अर्धचालक में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों की संख्या और विवरों की संख्या, विवरों मतलब बच्चों, विवरों मतलब होता है होल्स, मतलब वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी आ जाती है। इलेक्ट्रॉन जब आपको बताया था कुछ देर पहले, वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ से किसी तरह टूट के चला गया है, यहाँ से टूट के चला गया है या यहाँ पे नहीं मिला, इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं मिला। जैसे कि इन केस ऑफ ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी देखेंगे अपन, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जगह खाली रह जाती है, तो फिर यहाँ पे दूसरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाता है, फिर यहाँ होल्स बन जाएगा, यहाँ तीसरा आ जाएगा, यहाँ होल्स बन जाएगा। उसी तरह ये होल्स आपका कंडक्ट कर रहा है। ठीक है बच्चों, हो गया। बाह्य अर्धचालक, जिससे थोड़ा सा विद्युत वाहक बल लगाने पर परम शून्य तापमान पर भी उनमें अच्छी चालकता प्राप्त होती है। ठीक है बच्चों, अब ये कितने टाइप के होते हैं,
ये मेनली होते हैं दो टाइप के, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप, एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है बच्चों। फास्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक आदि आवर्त सारणी के ग्रुप 5 से संबंधित पंच संयोजी परमाणु अशुद्धि को आवर्त सारणी के ग्रुप 4 से संबंधित शुद्ध सिलिकॉन या जर्मेनियम परमाणु में मिलाते हैं तो बंध में एक इलेक्ट्रॉन अलग रह जाता है, जो कि आवेश वाहक के रूप में गतिमान होने के लिए स्वतंत्र है। अब देखिए बच्चों, कहना क्या चाह रहे हैं, ये आपको डायग्राम की मदद से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए होता क्या है, अपन आपको अभी शुद्ध सेमीकंडक्टर का स्ट्रक्चर बना के समझाया गया था। अब देखिए, अब शुद्ध सेमीकंडक्टर में आपने मिला दी है अशुद्धि, पेंटावेलेंट अशुद्धि, मतलब फास्फोरस आर्सेनिक की अशुद्धि मिला दी है। तो आप क्या करेंगे, जैसे कि ये सिलिकॉन हो गया, ये सिलिकॉन 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 के बीच में आपने एक अशुद्धि मिला दी फास्फोरस की। फास्फोरस क्या होता है, 15। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15। तो अब जब इसको आप शेल वाइज तोड़ेंगे 2, 8, 5 आ जाएगा। 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो ये भी अपने में 8 पूरे करने की कोशिश करेगा, ये भी सहसंयोजक बंध बनाएगा। अब 4 इलेक्ट्रॉन तो फास्फोरस के सहसंयोजक बंध बनाने में इस्तेमाल हो गए, पर एक जो बचा रह गया है बच्चों, ये किसी नाभिक से, ये इसके नाभिक से बंधा नहीं है, ये फ्री है, मुक्त है, ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन करने के लिए, इलेक्ट्रॉन कंडक्शन करने के लिए मुक्त है। तो अब क्या हुआ क्या, अब जो आपका प्योर सेमीकंडक्टर था, शुद्ध अर्धचालक था आपका, शुद्ध अर्धचालक, तो आपका शुद्ध अब रहा नहीं, अब इसमें इम्प्योरिटी मिल गई। इम्प्योरिटी मिलने से फायदा ये हुआ कि आपका एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, जो कि आपकी चालकता को बढ़ा दिया है जिसने। अब बच्चों, ये तो हो गया आपका एन टाइप अर्धचालक। अब एक और अर्धचालक की पॉसिबिलिटी है बनाने की, होल्स क्रिएट करके। होल्स मतलब वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिक्त इलेक्ट्रॉन का रिक्त स्थान पैदा करके अपन उसकी कंडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए वो कैसे करेंगे। एल्युमिनियम, बोरॉन, गैलियम आदि आवर्त सारणी के ग्रुप 3 से संबंधित त्रिसंयोजी परमाणु अशुद्धियों को आवर्त सारणी के ग्रुप 4 से संबंधित सिलिकॉन या जर्मेनियम परमाणु में मिलाते हैं तो बंध एक इलेक्ट्रॉन का स्थान रिक्त रह जाता है, जिसे होल कहते हैं। तो आवेश संवाहक के रूप में गतिमान होने के लिए स्वतंत्र है। बच्चों कहना क्या चाह रहे हैं इसमें, जैसे आपने पेंटावेलेंट अशुद्धि मिलाई थी प्योर सेमीकंडक्टर में, वैसे अब क्या करेंगे अपन अब ट्राईवेलेंट अशुद्धि मिला देंगे। ट्राईवेलेंट अशुद्धि में क्या रहेगा, अब जैसे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम में आपके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब आपने इसको सिलिकॉन के साथ मिला दिया, तो सिलिकॉन क्या करेगा, सिलिकॉन तो सहसंयोजक बंध बनाने वाला है, उसका स्ट्रक्चर इस तरह से डिजाइन है कि उसे सहसंयोजक बंध बनाएगा, कोशिश करेगा। अब इसने भी कोशिश करी है एल्युमिनियम के साथ बनाने की, पर अब क्या रह गया, एल्युमिनियम के पास एक इलेक्ट्रॉन नहीं है कि वह सहसंयोजक बगल वाले सिलिकॉन के साथ बना सके। तो अब ये एल्युमिनियम को भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं, सिलिकॉन को भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं। तो यह सहसंयोजक बंध जो, इसकी टेंडेंसी क्या रहेगी, ये कहीं से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, तो इसको बोलते हैं एक तरीके से बच्चों एक्सेप्टर आयन। एक्सेप्टर आयन, एक्सेप्टर आयन ये बताना भूल गए थे पिछले में। अब बच्चों ये जो आपका फास्फोरस था, इसके पास क्या है, ये अधिक इलेक्ट्रॉन है, अधिक इलेक्ट्रॉन 8 इसके पास पूरे हो गए हैं। तो अब क्या चाहेगा ये सिलिकॉन, और इसके साथ जो बंध बनाई, ये क्या चाहेगा, इस इलेक्ट्रॉन को भेज दें, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से दूर चला जाए, इसलिए बंधा हुआ नहीं है। तो ये है आपका डोनर आयन, डोनर हो गया, देने वाला इलेक्ट्रॉन के, इसके पास अधिकता है तो ये डोनर है। और ये एल्युमिनियम क्या है, एक्सेप्टर आयन। जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं बच्चों, उसमें जो टेंडेंसी होती है वो एक्सेप्ट करने की, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, क्योंकि होल की अधिकता है।
तो उसमें कौन से आयन होते हैं? एक्सेप्टर आयन। एक्सेप्टर आयन की पोलैरिटी क्या होती है बच्चों? एक्सेप्टर आयन की पोलैरिटी होती है, क्योंकि इसमें होल है पॉजिटिव, वो ले लेता है। और आपका डोनर आयन की पोलैरिटी क्या होती है बच्चों? निगेटिव, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉन को देने के बाद इसके पास एक प्लस बनेगा, ये पॉजिटिव होती है बच्चों। एक्सेप्टर आयन की पोलैरिटी निगेटिव होती है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, तो वो निगेटिव हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बाकी आपने आज पी एन टाइप सेमीकंडक्टर, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर और वेवफॉर्म, स्क्वायर वेवफॉर्म, रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट क्लास में अपन सेमीकंडक्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।